So hello and good afternoon everyone. Today is lecture number 8 relations and functions. देखो relations तो दो क्लास में ख़त्म हो गया साहब, है ना. functions में एलिमेंट्री पार्ट बहुत जल्दी हो गया, केवल जो लंबा पार्ट है वो डोमेन और रेंज को एक्सप्लेन करने में लगता है और डिफरेंट ग्राफ्स और उन स्टैंडर्ड फंक्शंस की डोमेन और रेंज आपको बननी चाहिए. आपके साइड से दो चार डाउट्स आए हैं ना, दो चार डाउट्स आए हैं, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो मुझे जवाब देना चाहिए. तो क्वेश्चन नंबर 9 में थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये तीन क्वेश्चन आपने पूछे हैं. मैं देखूं जरा क्या क्वेश्चंस हैं और इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है. क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड. अब यार ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है मुझे नहीं मालूम, या तो पुराने लेक्चर्स आपने ठीक से देखे नहीं, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन ऑलरेडी करवाया है ना. इसकी रेंज निकालनी, तो रेंज निकालने के लिए मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले तो आप लिख लो साहब y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर. अच्छा, यहाँ से मैंने क्या बोला, x निकालना, रेंज निकालने की वर्किंग क्या थी, x इन टर्म्स ऑफ y निकालना है. तो सॉल्व करोगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर. यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है साहब, x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4 minus y square. Now you have to find those values of y for which x is defined. अच्छा, x defined कब होगा, जब स्क्वायर रूट के अंदर की फोटो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 हो. तो x defined, x is defined, कब defined होगा x भाई, x is defined when 4 minus of y square should be greater than or equals to 0. अच्छा, ये इनइक्वालिटी अब आपको बनती है सॉल्व करते. ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4 शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 0. वाई माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय वाई प्लस 2 शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 0. अच्छा, क्रिटिकल पॉइंट क्या थे इसके, -2 और +2. अच्छा, इक्वालिटी साइन है मतलब +2 और -2 इंक्लूडेड होंगे. अच्छा, इसकी रीजन को डिवाइड करते बनता है आपसे. अच्छा, अब आप देख लो साहब, ऐसा लेस देन और इक्वल्स टू 0 मीन्स पॉजिटिव रीजन, है ना. इसका मतलब क्या हुआ कि y बिलोंगिंग टू -2 to 2. तो कायदे से बात ये हो रही है कि आपकी रेंज क्या होनी चाहिए, आपकी रेंज ये होनी चाहिए -2 से 2 की रेंज होनी चाहिए. लेकिन मैंने आपको फिर से याद दिलाना है कि जब सबसे पहले आपने फंक्शन लिखा ना तो ही दिख जाना चाहिए कि ये कैसा फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन है. और स्क्वायर रूट फंक्शन कभी भी नेगेटिव रेंज नहीं देता. तो यहां पर मुझे लिखना क्या है कि बीइंग स्क्वायर रूट फंक्शन, बीइंग स्क्वायर रूट फंक्शन y should always be greater than और equals to 0. y की वैल्यू या तो 0 होगी या 0 से ज़्यादा होगी. स्क्वायर रूट फंक्शन की कभी भी रेंज नेगेटिव नहीं होगी. तो साहब यहाँ तो -2 से 2 दिया हुआ है, तो माइनस वाला पार्ट हटा दो, आपकी रेंज ये फाइनल रेंज हो जाएगी. कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2. तो y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. व्हाट इज इट्स मीनिंग, रेंज ऑफ द फंक्शन इज नथिंग बट व्हाट, 0 to 2 क्लोज्ड इंटरवल. ये आपका आंसर होगा. भाई आपकी वर्किंग से -2 से 2 निकल रहा है, लेकिन डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन लग जाएगा यहाँ पे. और स्क्वायर रूट फंक्शन की डेफिनेशन क्या बोलती है साहब, ये बोलती है कि रेंज, जो भी स्क्वायर रूट फंक्शन होगा उसकी रेंज नेगेटिव नहीं हो सकती. तो साहब 0 से 2 उसकी रेंज हो गई. ये आंसर है. अच्छा, ये क्वेश्चन तो मैंने यही एग्जैक्टली इसी क्वेश्चन को मैंने करवाया है. भाई क्यों पूछ रहे हो. अच्छा, फिर फोर्थ भी पूछा है. चलो फोर्थ की बात कर लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है, इसकी रेंज निकालनी है. तो रेंज निकालने का तरीका हर बार की तरह बिल्कुल फिक्स है. अच्छा, ये तो स्क्वायर रूट फंक्शन नहीं है ना भाई. ये जो फंक्शन है y इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो कोई स्क्वायर रूट फंक्शन नहीं है, ये तो कंफर्म है. तो इसकी रेंज वाली वो कंडीशन नहीं आएगी कि साहब 0 से इनफाइनाइट के बीच में होनी चाहिए. चलो वर्किंग फॉलो करते हैं. वर्किंग ये कहती थी साहब कि मुझे x y के टर्म्स में निकालते बनना चाहिए. तो जब मैंने इसको निकाला 2y माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 3. अच्छा, यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 3, 2y माइनस 3. अच्छा, यहाँ से क्या मिल रहा है, x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2y माइनस 3 डिवाइडेड बाय y. ये आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर वाई इधर शिफ्ट हुआ, 2y माइनस 3 डिवाइडेड बाय y.
अच्छा फिर क्या करते हैं रेंज निकालने के लिए, ऑल दोज वैल्यूज ऑफ y फॉर विच x इज डिफाइंड। अच्छा ये x डिफाइंड कब होगा, जब स्क्वायर रूट के अंदर की फोटो 0 या 0 से बड़ी हो। ये पूरी की बात कर रहा हूँ, स्क्वायर रूट के अंदर की जो तस्वीर दिख रही है आपको वो या तो 0 हो या 0 से बड़ी हो। तो साहब इसमें है क्या, मुझे निकालना है x इज डिफाइंड। x कब डिफाइंड होगा, x is defined when 2y minus of 3 divided by y should be greater than or equals to 0। अब साहब इतनी इनइक्वालिटी तो आपने पढ़ी है भाई, अगर नहीं पढ़ी है तो आप लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5 इन इक्वेशंस के लेक्चर पे जाइए और एक बार देखिए कि ऐसी इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व की जाती। मैं जल्दी से एक बार याद दिला देता हूँ, अगर आपने नहीं देखा है या आपने पहले नहीं किया है तो उसको फिर से एक बार रिवाइज करिए। वैसे तो किया है लेकिन अगर भूल गए हैं तो आपके पास ऐप में अवेलेबल है, आप आराम से जाइए और सारे लेक्चर्स देख डालिए। तो जब ये इनइक्वालिटी आएगी साहब तो क्रिटिकल पॉइंट आपको देखना पड़ता है। न्यूमरेटर का क्रिटिकल पॉइंट कितना 3/2, डिनोमिनेटर का क्रिटिकल पॉइंट कितना 0। तो एक क्रिटिकल पॉइंट 0 बना लिया, एक 3 बना लिया, दिस 3/2 सॉरी, ये रीजन पॉजिटिव देन नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ये डिज़ाइन बन गई साहब। अच्छा इक्वालिटी साइन है, तो जब इक्वालिटी साइन होगा तो न्यूमरेटर वाला क्रिटिकल पॉइंट तो इंक्लूड कर सकते हो, डिनोमिनेटर वाले क्रिटिकल पॉइंट को इंक्लूड करने की परमिशन नहीं है। तो ये वाला पॉइंट आपको एक्सक्लूड कर देना है, ये वाला पॉइंट इंक्लूड कर लेना है। अच्छा ग्रेटर देन मतलब कौन सा रीजन, पॉजिटिव रीजन, ये वाला रीजन आपका आंसर देगा। तो खत्म, ये आंसर हो गया। तो y कहाँ से कहाँ तक जाएगा, y बिलोंगिंग टू -∞ to 0 ओपन यूनियन क्लोज्ड 3/2 to ∞, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। बस इतना ध्यान रखना कि ये मत सोच लेना कि यहाँ स्क्वायर रूट देख करके आप बोलो कि यार ये तो स्क्वायर रूट फंक्शन है ना, फंक्शन तो ये है ना भाई, ये स्क्वायर रूट थोड़ी है। तो y की रेंज में नेगेटिव वैल्यूज भी आ सकती हैं। और वैसे भी देख लो यार, x की जगह जरा 4 रख के देखो तो 3, 2 - 16, 2 - 16 -14, 3/-14 मतलब -3/14, नेगेटिव वैल्यू तो y की आएगी। तो ये उसकी रेंज होगी, ये भी इसकी रेंज होगी। तो आइदर दिस और दिस, दैट विल बी द रेंज ऑफ द फंक्शन। ये हो गया साहब क्वेश्चन नंबर 9th, 3rd। क्वेश्चन नंबर 5th। अच्छा ये तो लगा हुआ है मॉडुलस, आप देख रहे हो ना, इधर देखो ये है y, तो y इज इक्वल्स टू लिखा क्या है 1 माइनस मॉडुलस ऑफ x - 2, ये लिखा हुआ है, सही है। अच्छा तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको करना क्या है ना, आपको करना क्या है, बहुत ही आसान तरीका मैं बता रहा हूँ भाई। ये जो मॉडुलस ऑफ x - 2 है ना, वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, 0 से इनफाइनाइट, ये तो मालूम है। मैं लिख देता हूँ, ये होगा 0 से इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू 0 से इनफाइनाइट के बीच में वेरी करती है, या तो 0 होगा या फिर मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट। अच्छा ये भी आप अच्छे से जानते होंगे शायद कि रेंज का मतलब क्या होता है, मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू, रेंज का मतलब मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू। तो आप जरा देखो, मैं जो बोल रहा हूँ उसको देखें जरा ना, मॉडुलस ऑफ x - 2 इनफाइनाइट से लेकर के 0 के बीच में लाई करता है। ये आपको समझ में आती है बात, बिल्कुल समझ में आती है। अच्छा लेकिन मुझे मॉडुलस ऑफ x - 2 की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे 1 माइनस मॉडुलस ऑफ x - 2 की चाहिए। तो मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरे इनइक्वालिटी को। मैंने इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया तो ये तो 0 ही रहेगा। अच्छा इनइक्वालिटी रिवर्ट हो जाएगी क्या, हाँ हो जाएगी। ये हो जाएगा माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ x - 2 और ये हो जाएगा ग्रेटर देन -∞। इसमें कोई डाउट भाई, क्या किया मैंने, पूरे इनइक्वालिटी को माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया। अच्छा जैसे ही माइनस साइन से इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करते हैं, यू नो दैट इनइक्वालिटी रिवर्सेस, लेस देन था तो ग्रेटर देन, लेस देन था तो ग्रेटर देन। अच्छा लेकिन मुझे y चाहिए, y है क्या 1 माइनस दिस, मतलब पूरे में मैं 1 को ऐड कर दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा साहब 1 + 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 माइनस मॉडुलस ऑफ x - 2 इज ग्रेटर देन 1 - ∞।
अरे या लिख दूं -इनफाइनाइट +1, बात तो एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 1 + 0 कितना हो गया, 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, अच्छा ये हो क्या गया आपका, ये y हो गया और ये ग्रेटर देन -इनफाइनाइट। अच्छा इसको मैं सीधा करके लिख सकता हूं क्या, इसका मतलब क्या है, y -इनफाइनाइट से बड़ा है और 1 या 1 से छोटा है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि y इज लेस देन और इक्वल्स टू 1 एंड इज ग्रेटर देन -इनफाइनाइट। तो y की रेंज मिल गई ना साहब, -इनफाइनाइट से 1। y कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, -इनफाइनाइट से 1 तक। रेंज की मीनिंग मिनिमम से मैक्सिमम, तो y वेरी कहां से कहां तक कर रहा है, -इनफाइनाइट से 1। इसका मतलब क्या हुआ, y बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 इनफाइनाइट से क्लोज्ड इंटरवल 1। या मैं इसको ऐसा बोलूं कि y फंक्शन की जो रेंज है, रेंज ऑफ द फंक्शन, y निकालना है ना मुझे, तो रेंज ऑफ द फंक्शन इज व्हाट, -इनफाइनाइट टू 1। ये फंक्शन की रेंज हो जाएगी। दूसरी बात, दूसरे तरीके से भी सोचते हैं अपन, दूसरे तरीके से सोचते हैं। देखो ये लिखा है y कितना है, 1 माइनस मॉडुलस ऑफ x - 2। अच्छा तो मैंने इसको लिख दिया y और ये लिखा 1 माइनस, इसकी रेंज मुझे मालूम है, इसकी रेंज होती है साहब 0 से इनफाइनाइट तक। अरे मॉडुलस फंक्शन की रेंज अपन ने पढ़ी है ना, 0 से इनफाइनाइट, इसीलिए तो बात कर रहे थे कि स्टैंडर्ड फंक्शन को यूज करेंगे। तो रेंज मॉडुलस की कितनी है, 0 से इनफाइनाइट। अच्छा जब ये 0 होगा, आप खुद से सोचो, तो 1 - 0 करोगे तो क्या आएगा, 1, अरे आएगा, और 1 - इनफाइनाइट करोगे तो क्या आएगा, -इनफाइनाइट। अच्छा -इनफाइनाइट छोटा है और 1 बड़ा है, तो बेहतर है कि मैं इसको ऐसा लिख लूँ, -इनफाइनाइट से 1 खत्म, -इनफाइनाइट पे ओपन और 1 पे क्लोज। ये आपका आंसर हो गया। भाई मॉड x - 2 कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक। जब इसकी जगह मैं 0 रखूंगा, इसकी जगह 0 रखूंगा तो 1 - 0 कितना आएगा, 1। और जब इसकी जगह मैं इनफाइनाइट रखूंगा तो 1 - इनफाइनाइट क्या होगा, -इनफाइनाइट। अच्छा ये तो समझते हो ना, 1 - इनफाइनाइट मतलब क्या, -इनफाइनाइट, क्योंकि -इनफाइनाइट में कुछ भी आप ऐड करोगे -इनफाइनाइट ही आएगा। तो ये हो गया साहब -इनफाइनाइट छोटी वैल्यू लेफ्ट साइड में लिख लिया और बड़ी वैल्यू राइट साइड में, ये इसकी रेंज हो गई। तो डायरेक्ट आप ऐसा भी कर सकते हो, रेंज ऑफ द फंक्शन इज दिस वन। ये इसके सेकंड वर्किंग हो सकती है। शॉर्ट में बताने के लिए ना ऐसा कर सकते हैं, ये तो है ही है तरीका, ये तो सही है। मॉडुलस ऑफ x - 2 वेरीज फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट, तो माइनस साइन लगा दिया, 0 से -इनफाइनाइट, इनइक्वालिटी रिवर्ट कर दिया, 1 मैंने ऐड कर दिया दोनों साइड पे, क्यों, क्योंकि मुझे ये एक्सप्रेशन चाहिए तो वो एक्सप्रेशन बना लिया। अच्छा y कहाँ से कहाँ तक, -इनफाइनाइट से 1 तक वेरी कर रहा है, तो रेंज ऑफ द फंक्शन कितना हो गया, -इनफाइनाइट से 1, दैट इज ओके। या फिर डायरेक्ट कर लो ऐसा करके। चलो तो हम लोग थे सेक्शन डी में, और सेक्शन डी क्या था, स्पेशल फंक्शंस। अच्छा स्पेशल फंक्शंस में पहला वाला जो पार्ट था वो आपने कर लिया था, वो क्या था, मॉड्यूलस फंक्शन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नंबर 2 पे, और नंबर 2 पे जो फंक्शन है उसका नाम है सिग्नम फंक्शन, SIGNUM फंक्शन। सिग्नम फंक्शन को कैसे डिफाइन किया जाता है आप देख लें एक बार। इसको अपन डिफाइन करते हैं, y इज इक्वल्स टू f ऑफ x एंड दैट इज ऑलवेज इक्वल्स मॉड्यूलस ऑफ x डिवाइडेड बाय x फॉर ऑल x इज नॉट इक्वल्स टू 0, और इसकी वैल्यू होती है साहब 0 व्हेन x इज इक्वल्स टू 0। ये डेफिनेशन है। अच्छा इस डेफिनेशन में क्या क्या चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन कुछ ऐसी लिखी है कि फंक्शन की वैल्यू 0 होगी, अगर x की वैल्यू 0 हो जाए तो फंक्शन की वैल्यू 0 है, और अगर x 0 नहीं है, अच्छा अगर x 0 नहीं है इसकी दो मीनिंग होगी ना, या तो x 0 से बड़ा है या फिर x 0 से छोटा है। भाई x इज नॉट इक्वल्स टू 0, व्हाट इज इट्स मीनिंग, आइदर x इज ग्रेटर देन 0 और x इज स्मॉलर देन 0। इन दोनों ही केसेस में वो कह रहा है कि इसकी जो डेफिनेशन होगी वो मॉड्यूलस ऑफ x डिवाइडेड बाय x होगी। मैं चाहता हूं कि मैं इसको रीडिफाइन करके आपको बताऊं। इस फंक्शन को मैंने रीडिफाइन कर लिया, क्या कर रहा हूं, रीडिफाइन।
अच्छा, रीडिफाइन कैसे कर रहे हैं? y इज इक्वल्स टू लिखना है, इसको मैं f ऑफ x लिख देता हूँ। इसकी वैल्यू होगी 1 जब x पॉजिटिव है, या फिर x 0 है, या फिर x स्मॉलर देन 0। मैंने 3 कैटेगरी बना ली, अभी तक 2 ही कैटेगरी थी, x इज नॉट इक्वल्स टू 0। मैंने इसके भी 2 पार्ट कर दिए, व्हेन x इज पॉजिटिव एंड व्हेन x इज 0, व्हेन x इज नेगेटिव। अच्छा, अब आप खुद से देखो कि जब x इक्वल्स 0 है तो y की वैल्यू कितनी? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0 है, ये तो गिवन है। x 0 पे y कितना है? 0। अच्छा, व्हेन x इज पॉजिटिव, ये दिया है मॉडुलस ऑफ x अपॉन x, इसको अच्छे से देखें। अच्छा, x पॉजिटिव है, कोई भी नंबर लेके देखो, मान लीजिए x मैंने ले लिया 7, तो यहाँ पर कितना होगा? मॉडुलस ऑफ 7 अपॉन 7। अच्छा, मॉडुलस 7 कितना? 7, 7 अपॉन 7 मतलब 1। अच्छा, तो x को 4 लेके देखो, मॉड 4 अपॉन 4, मॉड 4 कितना? 4 अपॉन 4 फिर से 1। अच्छा, x को 9 लेकर के देखो, मॉड 9 अपॉन 9 1। x को 50 लेके देखो, मॉड 50 अपॉन 50 1। इसका क्या मतलब निकल रहा है कि अगर x 0 से बड़ा है तो सिग्नम फंक्शन की वैल्यू हमेशा हमेशा क्या होगी? 1 होगी। अच्छा, x लेस देन 0 लेके देखो, कोई भी नंबर ले लो, -3 ले लो, तो -3 का मॉड डिवाइडेड बाय -3। अच्छा, -3 का मॉड 3, 3 डिवाइडेड बाय -3 -1। अच्छा, x की वैल्यू -2 ले लो, मॉडुलस ऑफ -2 2, 2 डिवाइडेड बाय -2 -1। व्हाट वन कैन से, व्हेनेवर x इज स्मॉलर देन 0, सिग्नम फंक्शन की वैल्यू हमेशा कितनी होगी? -1 होगी। अरे समझ में आ रही है बात? इसका मतलब क्या हुआ कि सिग्नम फंक्शन की केवल 3 ही वैल्यूज आ सकती। क्या क्या? या तो 1 आएगी, कब आएगी? जब x पॉजिटिव होगा, या तो 0 आएगी, कब होगा? जब x 0 होगा, या फिर -1 आएगी, कब होगा? x स्मॉलर देन 0 होगा। अच्छा, मैंने इसका ग्राफ अभी नहीं बनाया, और मैं आपसे केवल ये जानना चाहता हूँ, क्या आप ये जो लिखा हुआ है इसकी हेल्प से सिग्नम फंक्शन की डोमेन बता सकते हो? हाँ, बिल्कुल बता सकते हैं साहब, उसने डेफिनेशन में ही डोमेन दे दिए। वो ये कह रहा है कि अगर x ग्रेटर देन 0 है, you will get some value of y. When x is 0, you get some value of y. When x is smaller than 0, you get some value of y. What is its meaning? It is defined for x greater than 0, x equals 0, x is less than 0. It is defined for all the values of x. Can we say that domain of the signum function is r? r बोले तो -infinite से +infinite। ये सिग्नम का ग्राफ डोमेन हो गई। अच्छा, सिग्नम फंक्शन की रेंज क्या है? बता दो, देख के बताओगे क्या? भाई, सिग्नम फंक्शन की रेंज मतलब y की वैल्यूज। ए भाई, इसकी तो 3 ही वैल्यू आ सकती है, या तो 1 आएगी, या 0, या -1। 3 ही चीज़ें y की पॉसिबल है, या तो 1 या -1 या फिर 0। तो रेंज ऑफ द फंक्शन में केवल और केवल 3 नंबर्स आएंगे, -1 या फिर 0 या फिर 1। और चूंकि ये कोई इंटरवल नहीं है, स्पेसिफिक वैल्यूज हैं, इसलिए इसको करली ब्रैकेट्स में लिखा है रोस्टर फॉर्म में ना, -1, 0, 1। ये मैंने लिख दिया साहब, रेंज। अब बात आती है कि सिग्नम फंक्शन का ग्राफ। ओके, तो ये बनाया मैंने y एक्सिस, दिस वन इज व्हाट? x एक्सिस। ये x हो गया साहब, ये y हो गया। अब खुद से देख लो, पॉइंट देख लो, अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0, मतलब 0, 0। तो 0, 0 कहां पर आएगा? ये पॉइंट है। कोई दिक्कत? अच्छा, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो ग्राफ क्या बन रहा है? y इक्वल्स 1। अच्छा, y इक्वल्स 1 बोले तो कांस्टेंट लाइन है ना, कांस्टेंट लाइन। y इक्वल्स 1 इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। कितनी हाइट पे? 1 हाइट पे। तो मैंने ये लाइन बना दी साहब, y इक्वल्स 1। ये हो गया y इज इक्वल्स टू 1। ऐसा कब आएगा? y की वैल्यू 1 कब आएगी? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब यहाँ पर हॉलो आएगा। हॉलो क्यों बना दिया? क्योंकि x इक्वल्स 0 पे तो वैल्यू 0 है, x ग्रेटर देन 0 पे वैल्यू 1 है। कहीं पर भी आप x रखोगे, यू विल गेट ऑलवेज y 1। और तीसरा, y की वैल्यू -1 आएगी व्हेन x इज स्मॉलर देन 0। x इज स्मॉलर देन 0 मतलब ये, तो अगर x 0 से छोटा है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? -1। तो ये y इक्वल्स -1, एक लाइन मैंने बना दी, y इक्वल्स -1, और ये इंक्लूड नहीं होगा।
तो अगर मैं आपसे पूछूं साहब कि व्हाट इज द ग्राफ ऑफ द सिग्नम फंक्शन, तो ये लाइन विथ दिस हॉलो, ये डॉट सॉलिड एंड दिस लाइन विथ दिस हॉलो. सो व्हाट इज द ग्राफ ऑफ द सिग्नम फंक्शन? ये ग्राफ दिया हुआ है. x ग्रेटर देन 0 पे y कितना है 1, x इक्वल 0 पे y कितना है 0 और x लेस देन 0 पे y कितना है -1. दैट इज द ग्राफ ऑफ द सिग्नम फंक्शन. एक और चीज़ मैं बता दूं, जैसे सिग्नम ऑफ x है ना, तो कहीं पर ऐसा कुछ लिखा हुआ है SGNX. इसका मतलब क्या हुआ? इसको अपन पढ़ेंगे सिग्नम ऑफ x, सिग्नम ऑफ x. ठीक है, नोटेशन बता दिया मैंने आपको. चलिए आगे बढ़ते हैं. नंबर 3, इसको बोलते हैं साहब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. इसको अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो अपन बोलते हैं GIF. अच्छा, ये डिफाइन कैसे होता है, इसका नोटेशन क्या है और ये डिफाइन कैसे होता है, इसको बहुत 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 अच्छे से देखना है आपको. हाँ, अच्छा, इस फंक्शन को डिफाइन करते हैं. कैन बी डिफाइंड एज y इज इक्वल्स टू f ऑफ x एंड दैट इज इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट x. इसको क्या पढ़ेंगे अपन? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x. ये स्क्वायर ब्रैकेट डिनोट्स GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर का नोटेशन है. कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ मिल जाए ना, ऐसा लिखा हुआ मिल जाए इन जनरल, और साथ में अगर वो ये बोल दे कि स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंटिंग GIF, तो इसको कैसे रीड करोगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ tan थीटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ tan थीटा. यहाँ इसको कैसे रीड करोगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x. अच्छा, ये इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू या तो x के बराबर होगी या लेस देन x होगी. ये डेफिनेशन, ये तो नोटेशन है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का नोटेशन. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज आइदर इक्वल्स टू x और स्मॉलर देन x. अच्छा, इस डेफिनेशन से मैं क्या क्या बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ, ज़रा इधर देखें प्लीज़. जैसे मैंने बोला कि 7.3 लिखा है और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 7.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होना चाहिए? आपको क्या लगता है? या तो 7.3 होगा या 7.3 से छोटा होगा, और क्या होगा? ग्रेटेस्ट होगा. तो 7.3 के इक्वल तो हो नहीं सकता, क्योंकि मुझे क्या चाहिए? इंटीजर चाहिए. इसलिए लिखा है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर. तो 7.3 में ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या है? 7 है. अरे 7.3 में 7 भी इंक्लूडेड है, 6 भी इंक्लूडेड है, 5 भी इंक्लूडेड है, 4 भी इंक्लूडेड है. सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है जो इंक्लूडेड है? 7. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 7.3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी. अब आपको इस डेफिनेशन में कनेक्ट करके मैं बताता हूं. देखो, इसका मतलब क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x या तो x के इक्वल होगा या उससे छोटा होगा. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 7.3 या तो 7.3 होगा या 7.3 से छोटा होगा. तो 7.3 तो हो नहीं सकता. क्यों? क्योंकि इंटीजर नहीं है. तो 7.3 से जैसे ही छोटे जाओगे तो क्या मिलेगा? 7. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 7.3 इज व्हाट? 7. अच्छा, और देखो, मैंने आपसे बोला कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 7.7 बता दो. इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी कितना होगा? 7 होगा. अरे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 7.7 भी कितना होगा? 7. अच्छा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 7.99 बता दो. भाई इसकी वैल्यू या तो 7.99 होगी या फिर 7.9 से छोटी होगी. तो 7.99 हो नहीं सकती क्योंकि वो इंटीजर नहीं है. तो उससे छोटी वैल्यू होगी. उससे छोटी वैल्यू में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आएगी? 7 आएगी. तो ये 7 हो गया. अच्छा, और देखते हैं ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.2. क्या मैं 1 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई. 1.2 में सबसे बड़ा इंटीग्रल वैल्यू क्या है? 1 है. या तो 1.2 के इक्वल होना चाहिए या 1.2 से छोटा होना चाहिए. तो 1.2 से छोटा ही होगा क्योंकि 1.2 तो हो नहीं सकता. 1.2 इंटीजर नहीं है. डेफिनेशन ये कहता है या तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू या तो x के बराबर होगी या उससे छोटी. अच्छा, और देख लो, मान लीजिए मैंने बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4. अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4 कितना होगा? या तो 4 के इक्वल होगा या 4 से छोटा होगा. तो 4 के इक्वल ही आ रहा है, इंटीजर है क्योंकि 4, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा. ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.32.
चलो बोलो 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 कितना 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.57 कितना 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.9 इज व्हाट 0। मैं समझा पा रहा हूं आपको? अच्छा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ जरा मुझे कोई बता दो कि माइनस ऑफ 3.7 कितना? बोलो बोलो बोलो। या तो माइनस 3.7 होगा या उससे छोटा होगा। माइनस 3.7 तो हो नहीं सकता क्योंकि वो इंटीजर नहीं है, तो उससे छोटा होना चाहिए। अच्छा, उससे छोटा सबसे बड़ी वैल्यू क्या? -4। ओके, माइनस 3.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 नहीं होगा भाई। क्यों? क्योंकि माइनस उससे छोटा होना चाहिए ना, और -3 तो उससे बड़ा है। -3 तो उससे बड़ा है, इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -3.7 -4। अच्छा अच्छा अच्छा, और चलो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस ऑफ 5.2 बता दो जरा। -6 होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस ऑफ 5.9 बता दो, फिर से आ जाएगा -6, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक और ना, एक और। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -4 कितना होगा? -4। या तो इसके इक्वल होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए, यहाँ पर तो इक्वल ही आ गया। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2 कितना? -2। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कनेक्टिविटी मैंने आपको बता दी साहब। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? और वो ये कहता है कि अगर कोई भी नंबर है जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है तो उसकी वैल्यू या तो वो नंबर होगा या उससे छोटा नंबर होगा, इंटीजर होना चाहिए। तो वो अपन ने उसके हिसाब से बना लिया। अच्छा अच्छा, अभी मैंने ग्राफ नहीं बनाया साहब, अभी कहीं पर भी मैंने ग्राफ नहीं बनाया है। मैं चाहता हूं कि मैं आपको डोमेन बता दूं इसकी। आपको क्या लगता है कि इस फंक्शन की डोमेन क्या होनी चाहिए? डोमेन की डेफिनेशन क्या है? x की उन वैल्यूज का कलेक्शन जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है। अच्छा, x अगर कोई डेसिमल नंबर है तो फंक्शन डिफाइंड है क्या? हाँ बिल्कुल है, कुछ वैल्यू तो मिल रही है। अगर x डेसिमल है तो वैल्यू है, मतलब x अगर पॉजिटिव नंबर है कोई भी तो फंक्शन डिफाइंड है। x अगर नेगेटिव वैल्यू है तो फंक्शन डिफाइंड है। हाँ, एक और लिख देता हूँ, चलो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 कितना होगा? ये भी 0 आ जाएगा। मतलब अगर x 0 है तो फंक्शन डिफाइंड है, x अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन डिफाइंड है, x अगर नेगेटिव है तो फंक्शन डिफाइंड है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि x की किसी भी वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइंड है। x की किसी भी वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइंड है। इसका मतलब डोमेन ऑफ द फंक्शन इज व्हाट? r। r बोले तो -∞ से +∞। अच्छा, और देखो रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होगी? बता दो बता दो। मतलब आउटपुट में क्या मिल रहा है फंक्शन के? आउटपुट में या तो 7 7 7 1 4 0 -4 -6 -6 -4 -2। अच्छा, इतना बोलने से कुछ समझ में आ रहा है कि जो आउटपुट मिल रहा है, जो x की वैल्यू रखने पर फंक्शन की जो वैल्यूज मिलती है वही रेंज होती है। तो रेंज में जो कुछ भी मिल रहा है वो क्या इंटीजर मिल रहा है? हाँ जी, इंटीजर मिल रहा है। इसका मतलब ऑल द इंटीजर्स आर इन इट्स रेंज, सारे के सारे इंटीजर्स इसकी रेंज में होंगे। तो रेंज ऑफ द फंक्शन इज व्हाट? z और i। और मैंने ये आपको पहले दिन ही बता दिया है, z का मतलब क्या? ऑल द इंटीजर्स, या फिर i बोल दो, i का मतलब भी ऑल द इंटीजर्स। तो व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन? ऑल द इंटीजर्स। व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन? ऑल द रियल नंबर्स। अभी पूरी बात हुई नहीं साहब, है ना? पूरी बात हुई नहीं, अभी तो बातें ही चल रही। अच्छा, जरा इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। मैंने यहां पर लिखा x और यहां पर लिखा y इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। जानबूझ करके लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए। अच्छा, जरा देखो कि अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है लेकिन 0 या 0 से बड़ी है, आप खुद में कोई भी वैल्यू रख के देख लो। आप रख के देखो ना साहब, 0 से 1 के बीच में। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 0, 0.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, 0.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, 0.7892 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। दैट मीन्स व्हेन x वेरीज फ्रॉम 0 to 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी आ रही है? 0 आ रही है। तो मैंने लिखा व्हेन x वेरीज फ्रॉम 0 to 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू इज व्हाट? 0। अच्छा, x की वैल्यू अगर 2 से छोटी है और 1 या 1 से बड़ी है, आप खुद से करके देख लो ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 कितना? 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.3 कितना? 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.7 कितना? 1।
तो 1 से 2 के बीच में अगर x वेरी करेगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। अच्छा, अगर x की वैल्यू 3 और 2 के बीच में वेरी करेगी तो ये 2 आएगा। x की वैल्यू अगर 4 और 3 के बीच में वेरी करेगा तो क्या आएगा? 3 आएगा। अरे समझा पा रहा हूँ भाई कि नहीं? आगे जरा चेंज करते हैं। x की वैल्यू 0 से छोटी है, -1 या -1 से बड़ी है। -1 से 0 के बीच की कोई वैल्यू लेके देखो, -0.3, तो -0.3 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -1 आएगी। समझ में आ रहा है? हाँ जी, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। तो ये -1। अच्छा, अगर x की वैल्यू -1 और -2 के बीच में है तो वैल्यू -2। अगर x की वैल्यू -2 और -3 के बीच में है तो x की वैल्यू कितनी? -3। कोई डाउट? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है ना। ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिखा है भाई, हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वर्किंग समझ में आ रही है उसके हिसाब से मैनेज करके लिख रहे हैं कि when x varies from 0 to 1 greatest integer value is 0, when x varies from 1 to 2 greatest integer is 1, when x varies from 2 to 3 greatest integer is 2, when x varies from -1 to -2 greatest integer is -2, when x varies from -2 to -3 greatest integer is -3, etc etc। अच्छा, मैं इसी चीज़ को उल्टा करके लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ? दोनों साइड से आपको कनेक्टिविटी समझ में आनी चाहिए। अच्छा, मैंने क्या किया? मैंने ये लिखा कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 0 है तो x कहाँ पर होगा? कैन वी से x वेरीज फ्रॉम 0 to 1? उल्टा लिख दिया मैंने, और क्या? व्हेन ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज 0, x वेरीज फ्रॉम 0 to 1, एक ही बात है। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू अगर 1 है तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ पर है साहब? मुझे तो समझ में आ रहा है कि ये ऐसा होगा। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 1 है, इसका मतलब x 1 से 2 के बीच में होगा। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू अगर 2 है तो ज़रा बता दो x कहाँ से कहाँ के बीच में होगा? मुझे तो समझ में आ गया कि 3 से 2 के बीच में होगा। कोई डाउट? अच्छा, इसको मैं जनरलाइज करना चाहता हूँ, इसलिए आपसे इतनी मेहनत करवा रहा हूँ मैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू आपने n मान ली है तो x की वैल्यू बता दो कहाँ से कहाँ तक होगा? x की वैल्यू n+1 से छोटी होगी लेकिन n से बड़ी होगी। ये इसका जनरल फॉर्म आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अरे भाई, अगर ये 2 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x 2 है तो ये 2 से 3 है। अगर ये 1 है तो 1 से 2 है। तो अगर ये n है तो कहाँ से जाएगा? n से n+1 तक जाएगा। इसके ग्राफ को बनाने के लिए मैं थोड़ा सा नंबरिंग कर लेता हूँ। 0 1 2 3। अच्छा, यहाँ पर भी लिख लेता हूँ ये 1 2 3 -1 -2 -3। यहाँ पर भी लिख लेता हूँ -1 -2 -3। ये 0 है। अरे यार, क्या लिख रहे हो भाई? ये 0 है ना, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4। ठीक है। अच्छा, आप खुद से देखो यार, x की वैल्यू अगर 0.5 होगी तो y की वैल्यू 0 होगी। भाई आप देखो, जब प्लॉटिंग करते थे, जब आप 9th और 10th में, तो क्या करते थे? x और y दो चीज़ें लिखते थे। x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू लिख लिया, x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू लिख लिया, x की 2 की जगह y की वैल्यू रख लिया, और वो जो पॉइंट्स मिलते थे उनको प्लॉट करते थे और मिलाते थे। अच्छा, यहाँ पे बड़ा लफड़ा है, यहाँ पे बहुत टेंशन है कि y की वैल्यू 0 कब है? जब x की वैल्यू वेरी कर रही है 0 से 1 के बीच में। मतलब x 0 पे y की वैल्यू 0, x 0.1 पे y की वैल्यू 0, x 0.3 पे y की वैल्यू 0, x 0.4 पे भी y की वैल्यू 0। ये भाई, इसको मैं कैसे प्लॉट करूँगा? ऐसे प्लॉट करेंगे। इधर देखते चलो,
x अगर 0 से 1 के बीच में वेरी कर रहा है तो y की वैल्यू 0। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक लाइन खींची, एरो हेड बना दिया, 1 पे ओपन बना दिया। क्यों बना दिया? x 1 पे ओपन है, लेस देन 1 है ना, तो x वेरीज फ्रॉम 0 to 1, y की वैल्यू 0। अच्छा, x वेरीज फ्रॉम 1 to 2, y की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो ये और एरो हेड बना दिया। एरो हेड ये शो कर रहा है कि अगर x 1 से 2 के बीच में वेरी कर रहा है तो y की वैल्यू कहाँ पर आएगी? 1 पे आएगी। अच्छा, अगर x 2 से 3 के बीच में तो y की वैल्यू 2 आएगी, ये 2। When x varies from 2 to 3, y की वैल्यू 2। अच्छा, तो कुल मिलाकर के ये समझ में आ रहा है कि डिज़ाइन तो बहुत ही अच्छी बनती है, ऐसी बनाते चलो। और क्या है, यहाँ पर ओपन, यहाँ पर क्लोज, ये एरो हेड, यहाँ पर ओपन, यहाँ पर क्लोज, ये एरो हेड। आई होप कि ये भी बात समझ में आ ही रही होगी। इसका मतलब अगर x को 0 से -1 के बीच में y वेरी करोगे तो y की वैल्यू -1 आएगी। x वेरीज फ्रॉम -1 to -2, y की वैल्यू -2। x वेरीज फ्रॉम -2 to -3, y की वैल्यू -3। सो दैट इज द ग्राफ ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। एग्जाम में आपको इसका ग्राफ बनाने के लिए नहीं आएगा कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। With the help of this graph, one can do number of questions of domain, range, continuity, differentiability of class 12th। इसलिए इसको आपके सिलेबस में ऐड किया गया है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को समझाया गया है। आप देख लो, जल्दी से ग्राफ भी बना लो, ठीक है। तो ये पहला पार्ट खत्म हुआ जिसमें मैंने एल्जेब्राइक फंक्शंस लिए थे, और एल्जेब्राइक फंक्शंस में मैंने पॉलिनोमियल फंक्शन, रैशनल फंक्शन, इर्रेशनल फंक्शन और एक ज़बरदस्त पार्ट स्पेशल फंक्शन लिया था जिसमें मॉडुलस, सिग्नम और ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ लिया। अच्छा, नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 अपन बोलते हैं क्या? ट्रांसीडेंटल। अच्छा, ट्रांसीडेंटल फंक्शंस क्या होते हैं ना? ट्रांसीडेंटल फंक्शंस आर दोज फंक्शंस विच आर नॉट एल्जेब्राइक, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा, लॉगरिदमिक फंक्शन आएगा, जिनके बारे में आप नाम ही पहली बार सुन रहे होगे। कोई दिक्कत नहीं, कभी ना कभी तो कोई चीज़ नहीं पढ़ते हैं तो पहली बार ही तो सुनते हैं। आपने ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल पहले थोड़ी पढ़ा था, पहले आपने वेविकर थोड़ी पढ़ा था। पहली बार आपने रैशनल फंक्शन का नाम सुना, इर्रेशनल फंक्शन का नाम पहली बार सुना है ना, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये सब पहली बार पढ़ रहे हैं। इसी तरह से ट्रांसीडेंटल फंक्शन भी पहली बार पढ़ रहे हैं। ट्रांसीडेंटल फंक्शंस आर दोज फंक्शंस विच आर नॉट एल्जेब्राइक, और एल्जेब्राइक नहीं होने वाले फंक्शन क्या हैं? एक्सपोनेंशियल, लॉगरिदमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक एटसेट्रा। उनमें से 2 पार्ट मुझे आपको एक्सप्लेन करना है। उनमें पहला फंक्शन होगा, उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो साहब, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या फंक्शन होता है ना, इसको कैसे डिफाइन करते हैं आप देखें एक बार। y इज इक्वल्स टू f ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू a टू द पावर x। बेस क्या है? इसको a को क्या बोलते हैं? बेस। इसको बोलते हैं बेस। और ये क्या कहलाता है? x क्या कहलाएगा? एक्सपोनेंट या पावर। बेस पावर, बेस पावर, ऐसा फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। जैसे मैं बोलूं 3 टू द पावर x, ये कैसा फंक्शन होगा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कैसा फंक्शन? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसकी स्पेशलिटी क्या है? वो ये कहता है, इसकी डेफिनेशन के साथ ही उसने बता दिया है कि साहब a की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए एंड a की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। उसने डेफिनेशन में ही बता दिया साहब। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन क्या बोलती है कि y इज इक्वल्स टू f ऑफ x दैट इज नथिंग बट a टू द पावर x। बेस a है और पावर x है। कंडीशन उसने रख दी कि बेस 1 से बड़ा ही होना चाहिए, और बेस क्या नहीं होना चाहिए? 1 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आप समझे, इसका मतलब अगर मैंने लिखा -3 टू द पावर x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है क्योंकि बेस नेगेटिव है। उसने तो बोला बेस 1 से बड़ा होना चाहिए। अच्छा, तो क्या यार मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या? हाँ, बिल्कुल गलत लिख दिया, मैंने बिल्कुल गलत लिख दिया। बेस 1 से बड़ा नहीं, सॉरी,
बेस पॉजिटिव होना चाहिए ना, 0 से बड़ा होना चाहिए और बेस 1 नहीं होना चाहिए। तो मैंने अगर आपसे बोला कि -3 टू द पावर x चलेगा क्या, बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि बेस नेगेटिव नहीं हो सकता। बेस या तो पॉजिटिव नंबर है और साथ ही साथ 1 नहीं होगा। मतलब मैं अगर आपसे बोलूँ 1/4 टू द पावर x ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, हाँ बिल्कुल दौड़ेगा साहब। अगर मैंने बोला 0.2 टू द पावर x ये चलेगा, हाँ बिल्कुल चलेगा। क्या 1 टू द पावर x चलेगा, नहीं चलेगा। क्या 5 टू द पावर x चलेगा, हाँ बिल्कुल चलेगा। मतलब बेस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। बस ये दो चीज़ें आपको दिमाग में रखना है। अच्छा, फिर आगे देखो, बेस के बारे में आप सोचो जरा। बेस पॉजिटिव होना चाहिए और बेस 1 नहीं होना चाहिए। इसकी एक और मीनिंग आप समझें। अगर मैंने ये नंबर लाइन बनाया, किसके लिए, बेस के लिए, नंबर लाइन फॉर बेस a, अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर है 0, यहाँ कहीं मैंने लिख दिया 1 और ये नंबर 1 से बड़ा। क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, a की वैल्यू, बेस की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। बेस 0 नहीं होगा, 0 से बड़ा होगा, ये वैल्यू होगी क्या, बिल्कुल होगी। क्या 1 हो सकता है, नहीं हो सकता, तो इसको भी मैंने ओपन कर दिया। 1 से बड़ा हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि बेस की दो कंडीशन उसने बोली कि जो बेस है 1 और 0 के बीच में होना चाहिए, या फिर बेस की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। इसमें कोई डाउट। ये जो लिखा हुआ है और ये जो लिखा हुआ है एग्जैक्टली सेम चीज़ लिखी हुई है। इसमें मैंने क्या लिखा, बेस 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक हो सकता है एक्सेप्ट 1, उसने ये लिखा। मैंने उसको दो कैटेगरी अलग अलग बना दी कि बेस या तो 0 से 1 के बीच में होगा या फिर बेस 1 से ज़्यादा होगा। दोनों की मीनिंग सेम है। क्योंकि ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में ग्राफ अलग अलग बनते हैं। इस केस में अलग ग्राफ बनता है और इस केस में ग्राफ अलग बनता है। जब बेस 1 से ज़्यादा है तो अलग ग्राफ, और बेस जब 0 से 1 के बीच में है तो अलग ग्राफ बनता है। तो अकॉर्डिंगली मैं ग्राफ बना दूं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। कैसे बनेगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन के, दो ग्राफ्स मैं बनाऊंगा ना, दो ग्राफ्स बनाऊंगा। ये लिखा 0, ये लिखा x एक्सिस, ये लिखा y एक्सिस। एक्सपोनेंशियल का ग्राफ ऐसा बनता है। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ। बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, केवल थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ उसका एक टेंटेटिव शेप ऐसा बनता है। अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ क्या। जब x 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे रख के देख लो। अगर x को 0 करो तो a टू द पावर 0 कितना आएगा, 1। इसका मतलब ये पॉइंट कितना है, 0,1। अच्छा, इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि ये ग्राफ तब वैलिड होता है जब बेस 0 से 1, सॉरी, जब बेस की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो। अगर बेस की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो ये ग्राफ इस्तेमाल होगा। अच्छा, बेस की वैल्यू 1 से ज़्यादा है मतलब क्या क्या, अरे 3 टू द पावर x चलेगा, 4 टू द पावर x चलेगा, 100 टू द पावर x चलेगा। इन सारे फंक्शंस के लिए ये ग्राफ आने वाला है। एक दूसरा ग्राफ भी बनाएंगे अपन, एक दूसरा ग्राफ भी साइड में बना लेते हैं। ये मैंने लिखा ओरिजिन, ये लिखा x और ये लिखा y एक्सिस। अच्छा, ये ग्राफ ऐसा बनता है। ये पॉइंट फिर से आएगा 0,1। लेकिन ये ग्राफ कब काम आने वाला है, जब बेस a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। तो एक्सपोनेंशियल के आपको दो ग्राफ्स याद रखने हैं। ये कब के लिए बनेगा, जब बेस ग्रेटर देन 1 हो, और ये कब के लिए, जब बेस 0 से 1 के बीच में। बेस की दो ही केसेस हैं, या तो 0 से 1 के बीच में बेस होगा या फिर बेस 1 से ज़्यादा होगा। अच्छा, मतलब ये कब की बात कर रहा है, 1/2 की पावर x, हाँ चलेगा। 3/5 की पावर x, हाँ चलेगा। इन केसेस के लिए ये ग्राफ और इन केसेस के लिए ये ग्राफ, कोई दिक्कत। अच्छा, इसकी फोटो देख करके मुझे बता दो कि क्या डोमेन कितनी है यार, कोई भी बता दो जरा डोमेन। ऐसे देख लो, जब x 0 है फंक्शन डिफाइंड है, x पॉजिटिव फंक्शन डिफाइंड, x नेगेटिव फंक्शन डिफाइंड। मतलब x की सारी वैल्यूज के लिए फंक्शन डिफाइंड है, डोमेन R। अच्छा, रेंज बता दो जरा।
बता दो। 0 से बड़ी वैल्यू, भाई 0 भी नहीं आएगा, y की वैल्यू कभी 0 आएगी नहीं आ सकती ना y की वैल्यू, क्योंकि ये तो यहाँ जाएगा इनफाइनाइट पे जाके टच करेगा, तो y की वैल्यू 0 मिलेगी नहीं। 0 से हमेशा ऊपर की वैल्यूज़ मिलेगी, इसका मतलब रेंज क्या हो जाएगा 0 टू इनफाइनाइट। और जैसा मैंने बोला पॉजिटिव रियल नंबर, मैंने बताया था आपको कि इसको मैं किससे डिनोट करते हैं, आर प्लस रिप्रेजेंटिंग व्हाट, पॉजिटिव रियल नंबर। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया साहब। बड़ी सिमेट्री है दोनों में, किसमें, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिदमिक को। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम एंटी लॉग फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटी लॉग फंक्शन। क्यों बोलते हैं वो मैं जल्दी से बता देता हूं आपको, पहले इसको डिफाइन कर लें। लॉगरिदमिक फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज y इज इक्वल्स टू f ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू log ऑफ x टू द बेस a। ये वही चल रहा है, इसको अपन क्या बोलते हैं, x क्या है, log का आर्ग्यूमेंट है, और a क्या है, log का बेस है। ये वही वाला बेस है, a टू द पावर x वाला। तो कंडीशन तो आपको मालूम ही होनी चाहिए कि a की वैल्यू पॉजिटिव होगी और a की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। बिल्कुल जैसा एक्सपोनेंशियल में आपने पढ़ा है, ये डेफिनेशन है किसकी, लॉगरिदमिक फंक्शन की। y इज इक्वल्स टू f ऑफ x इज इक्वल्स टू log x टू द बेस a, वेयर a should be greater than 0 and a should not be equals to 1। अच्छा, a should be greater than 0 और a should not be equals to 1 की मैंने आपको दो मीनिंग बताई थी। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि a belonging to 0 to 1 और a should be greater than 1। इन दो को कंबाइन करके मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, दोनों की मीन सेम है। अच्छा इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो भाई, मान लीजिए अगर मैं समझाने पर आ जाऊं कि 3 टू द पावर 4 कितना होता है, जल्दी बोलो यार, 81 होता है क्या? 3 टू द पावर 4 कितना होता है, 81। इधर देखो, यहाँ पर 3 क्या है, बेस, 4 क्या है, पावर, 81 क्या है, वैल्यू ऑफ 3 टू द पावर 4। तो लॉग के साथ क्या कहानी होती है मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मैं 81 का लॉग लूँ तो लॉग ऑफ 81 विथ बेस 3 इज इक्वल 4। 3 टू द पावर 4 अगर 81 है तो log ऑफ 81 विद बेस 3 इज इक्वल्स टू 4 कहलाता है। या इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ, log ऑफ 81 टू द बेस 3 अगर y है तो 3 टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू व्हाट, 81। अच्छा और देख लेते, मान लीजिए 2 टू द पावर 5 लिखा हुआ है, ये कितना होता है, 32। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा log ऑफ 32 विथ बेस 2 is equals to 5, मतलब 2 to the power 5 is equals to what, 32। ये मीनिंग है साहब। तो ये कहलाता है लॉग और ये उसका एंटी लॉग, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये लॉगरिदमिक फंक्शन। सही है, ठीक है, बहुत हो गया समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बात दिमाग में रखना, इसको अपन क्या बोलते हैं, बेस। ये क्या बोलते हैं, बेस। इसके भी दो ग्राफ्स बनते हैं, इसके भी दो ग्राफ्स बनते हैं, लेकिन ग्राफ बनाने के पहले मैं आपको कुछ चीज़ें शेयर कर लूँ। पहला, अगर log ऑफ बेस 10x लिखा है, log ऑफ बेस 10x, इसको कैसे रीड करेंगे, log ऑफ x विद बेस 10। इसको अपन बोलते हैं, ये जो 10 लिखा है ना, इसको अपन बोलते हैं कॉमन लॉग। क्या बोलते हैं साहब, कॉमन लॉग। और दूसरी बात, अगर log ऑफ x विथ बेस e लिखा हुआ है, अब आप बोलोगे ये e क्या है, मैं समझाता हूं। अगर कभी भी log x विथ बेस e लिखा हुआ है तो इसको अपन बोलते हैं नेचुरल बेस। क्या बोलते हैं, नेचुरल बेस। अच्छा, ये जो e है ना, e की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली होती 2.7 नंबर। What is the approximate value of e? e की वैल्यू कितनी है, 2.7। तो बेसिकली लिखा क्या है, log x टू द बेस 2.7 अप्रोक्सीमेटली। अभी आप बहुत सारी चीज़ें ना समझें तो बेहतर है, बस इतना समझ लें कि अगर log x टू द बेस e कहीं पर लिखा हुआ मिल जाए तो आप समझ लें कि साहब वो नेचुरल बेस की बात कर रहा है। log ऑफ x विथ बेस 10 बोल दे तो आप समझ लें कि साहब वो किसकी बात कर रहा है, कॉमन बेस की बात कर रहा है। अच्छा एक और बात, ये जो log x टू द बेस e लिखा हुआ है ना, इसको लिखने का एक और तरीका है। उसको क्या लिखते हैं अपन,
ln(x). कहीं पर भी अगर ln(x) लिख गया, इसको क्या रीड करेंगे? ln(x). क्या बोलेंगे? ln(x). तो ln(x) कहीं पर लिखा हुआ मिल गया, इसका मतलब समझ लें कि log x विद बेस e लिखा हुआ है, तो उसको शॉर्ट में ln(x) बोल दिया जाता है। अब बात आती है साहब इसके ग्राफ की। क्या बात आ रही है? इसके ग्राफ की ना। तो ग्राफ थोड़ा सा देख लें, इसमें भी दो ग्राफ्स बनेंगे। ये है ओरिजिन, ये है x और ये है y एक्सिस। एक केस बनेगा a ग्रेटर देन 1 के लिए और एक a लाइज बिटवीन 0 एंड 1 के लिए। पहला ग्राफ बनता है ये वाला, ये ग्राफ है लॉग ऑफ x विद बेस a का। किसका ग्राफ है साहब? लॉग x विद बेस a का ग्राफ है ये। लेकिन स्पेसिफिक कंडीशन के लिए है, जब a ग्रेटर देन 1 है तब ये ग्राफ काम में आएगा। ये पॉइंट होता है x एक्सिस पे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 1,0 होते हैं, जैसे एक्सपोनेंशियल में 0,1। तो ये ग्राफ किस फंक्शन के लिए बन रहा है जरा मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने मान लीजिए लिखा है log x विद बेस 3, इसके लिए ये ग्राफ चलेगा क्योंकि बेस क्या है? 1 से बड़ा है। अच्छा, log x विद बेस 2 लिखा है, उसके लिए ये ग्राफ चलेगा? हाँ बिल्कुल चलेगा। आगे एक और ग्राफ, ओरिजिन x y एक्सिस। अच्छा, दूसरा ग्राफ मुझे बनाना है, ये ग्राफ ऐसा बनता है। ये पॉइंट फिर से क्या आता है? 1,0। ये log x का ग्राफ है। कभी आपसे कोई बोले कि log x का ग्राफ ट्रेस करके बताओ, तो आप शेप बनाना है, कोई एग्जैक्ट पॉइंट लेकर के नहीं बनाना है ना। आइडिया होना चाहिए कि log x का ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा बनता है। लेकिन ये कब बनेगा साहब? ऐसा ग्राफ होगा व्हेन a लाइज बिटवीन 0 एंड 1। मतलब बेस अगर 0 से 1 के बीच में, आप इस ग्राफ को फॉलो करोगे, बेस 1 से ज़्यादा आप इस ग्राफ को फॉलो करोगे। ग्राफ तो वही है, इक्वेशन तो वही है ना, y इज इक्वल्स टू क्या? log x विथ बेस a। अच्छा, तो ये ग्राफ मैं कब इस्तेमाल करूंगा? log x विथ बेस 0.3 बोल दे तो यही ग्राफ बनेगा। log x विथ बेस 0.7 बोल दो तो यही ग्राफ बनेगा। बेस अगर 0 से 1 के बीच में राइट वाला, बेस अगर 0 से 1 से बड़ा है तो लेफ्ट वाला। ठीक है, ये ग्राफ्स होते हैं लॉग के। अच्छा, और भाई डोमेन और रेंज की कहानी जल्दी से देखो, मुझे इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, इसलिए क्योंकि मुझे डोमेन ऑफ द फंक्शन, लॉग फंक्शन की डोमेन देख के बताओगे क्या? फोटो देख के बताओगे क्या? बिल्कुल बनाएंगे। अच्छा, जब x 0 है तो y डिफाइंड है क्या? x 0 पे y तो कुछ मिल नहीं रहा है, मतलब x इक्वल 0 के लिए फंक्शन डिफाइंड नहीं है। अच्छा, x अगर नेगेटिव है तो क्या फंक्शन डिफाइंड है? नहीं, क्योंकि x अगर नेगेटिव है तो कहीं पर कोई ग्राफ ही नहीं, दैट मीन्स देयर विल बी नो वैल्यू ऑफ y। तो व्हेन x इज नेगेटिव फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, व्हेन x इज 0 फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, अगर x 0 से बड़ा है फंक्शन डिफाइंड है क्या? हाँ है, क्योंकि x अगर 0 से बड़ा होगा यू गेट सम वैल्यू ऑफ y। x अगर यहाँ पर है यू गेट सम वैल्यू ऑफ y, x अगर यहाँ पर है यू गेट सम वैल्यू ऑफ y। दैट मीन्स व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 फंक्शन इज डिफाइंड। अगर x 0 से बड़ा है तो फंक्शन डिफाइंड होगा। तो डोमेन क्या होगी? 0 से इनफाइनाइट। कोई डाउट? r प्लस लिख दो और क्या है? डोमेन इज r प्लस। अच्छा, रेंज कितने? y की वैल्यूज देखो कहाँ से कहाँ तक चल रही है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो भाई। y की वैल्यू तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, सारी y की वैल्यूज मिलेगी। दैट मीन्स रेंज ऑफ द फंक्शन इज व्हाट? ऑल द रियल नंबर्स। ऑल द रियल नंबर्स बोले तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ये रेंज है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए साहब। देखिए, मैं आपको जल्दी से, ये तो आपने बना ही लिया, मतलब लिख लिया होगा, ये दो ग्राफ्स बना लिए होंगे, डोमेन आपने याद कर ली, रेंज आपने याद कर ली। अच्छा, इस डोमेन का मतलब आपको समझा देता हूँ ना, इस डोमेन का मतलब समझा देता हूँ क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने वाली है। देखो, कुल मिलाकर के ये समझ में आना चाहिए कि ये डिफाइंड कब है। भाई डोमेन का मतलब क्या है? फंक्शन की डिफाइंड होना। ये कब डिफाइंड है? व्हेन x इज ग्रेटर देन 0।
मतलब इस x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो फंक्शन डिफाइंड है। तो अल्टीमेटली अगर कभी आपको अलग से मैं लिखवा देता हूं कि log ऑफ x टू द बेस a इज डिफाइंड, ये कब डिफाइंड होगा साहब? when, कब डिफाइंड दिख रहा है? when x इज ग्रेटर देन 0। x की जगह पर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो अगर ग्रेटर देन 0 है तो लॉग फंक्शन डिफाइंड है, नहीं तो फंक्शन डिफाइंड नहीं है, क्योंकि डोमेन क्या है? 0 से इनफाइनाइट। इसका मतलब ये नहीं कि हर बार x ग्रेटर देन 0 ही लिखना है। यहां पर log ऑफ 7x माइनस 2 लिखा है, वो कब डिफाइंड होगा? जब 7x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। मतलब इनपुट वाला जो आर्ग्यूमेंट है, ये जो आर्ग्यूमेंट दिख रहा है ना, लॉग का इनपुट, लॉग का जो भी इनपुट है वो अगर ग्रेटर देन 0 है तो लॉग फंक्शन डिफाइंड है, अदरवाइज फंक्शन डिफाइंड नहीं है। नोट इट। 5 मिनट का काम रह गया है तो बेहतर है कि मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जब जरूरत पड़ेगी तो वापस से यहां पर कनेक्ट करके आपसे डिस्कस कर लूंगा। अभी आप केवल नोट कर लें, बहुत ज़्यादा अभी इसके पीछे ना पड़ें। तो लॉग की पहली प्रॉपर्टी, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं, सारे नहीं लिखेंगे। लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n कभी भी दिख जाए, या ऐसा कर लो, या ठीक है यहीं पर लिख लो, लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n किसी भी बेस के लिए ये हमेशा होगा साहब लॉग ऑफ m इंटू n विथ बेस a। दैट इज द प्रॉपर्टी नंबर 1। लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n कभी भी ऐसा नहीं होगा कि लॉग बाहर आ जाए और m प्लस n लिख दो। लॉग कोई मल्टीप्लायर नहीं है कि उसको बाहर ले लोगे, लॉग इज अ फंक्शन। तो log m प्लस log n इज ऑलवेज log ऑफ m इंटू n। मैं आपको बता देता हूँ, कभी आपको ऐसा हुआ लिखा हुआ दिख जाए ना आगे चल के log 3 प्लस log 2, तो ये नहीं कि log 3 प्लस log 2 log 5 लिख दिया, ये कितना हो जाएगा? log ऑफ 3 इंटू 2 मीन्स log ऑफ 6 हो जाएगा। हाँ, इतना ध्यान रखें, ये बस प्रॉपर्टी लिख लें आप। दूसरी प्रॉपर्टी आपको बता दूं कि log ऑफ m माइनस ऑफ log ऑफ n विथ बेस a, ये हो जाएगा साहब log ऑफ m बाय n। कितना हो जाएगा? log ऑफ m बाय n विथ बेस a। log m माइनस log n, log m बाय n विथ बेस a। तीसरा log ऑफ m विथ बेस n। अगर log m है विथ बेस n लिखा है तो इसकी दो मीनिंग होगी। log ऑफ m डिवाइडेड बाय log ऑफ n लिख सकते हो आप। ये सारी प्रूव्ड रिजल्ट्स हैं किसी भी बेस के लिए, किसी भी बेस के लिए। log m टू द बेस n इज ऑलवेज गिवन बाय log m टू द बेस टू डिवाइडेड बाय log n। यहाँ 5 लिख सकते हो, 7 लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, दोनों बेस सेम होने चाहिए ऊपर और नीचे वाले। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी ये कहती है कि log ऑफ m बेस n ये हमेशा किसके इक्वल होगा? 1 अपॉन log ऑफ n बेस m। इसमें आर्ग्यूमेंट और बेस को इंटरचेंज कर दो तो 1 अपॉन हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, log ऑफ x टू द पावर m और बेस में लिखो a टू द पावर n। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है ना, इस्तेमाल करेंगे अपन। log x टू द पावर m टू द बेस a टू द पावर n, ये हमेशा क्या होगा? ये m यहाँ आ जाएगा और ये वाला n यहाँ आ जाएगा। मतलब ये कितना हो जाएगा साहब? लर्न कर लेंगे, m बाय n log ऑफ x विथ बेस a। log x टू द पावर m बेस a टू द पावर n कितना हो जाएगा? m बाय n log ऑफ x बेस a। अच्छा, इसी के लिए मैं अगर कुछ ऐसा लिख दूं, आप खुद से देख लो। जैसे मान लीजिए लिखा है log ऑफ x क्यूब और यहाँ पर बेस पे लिखा है 2। अच्छा, ये कितना हो जाएगा? इसकी पावर तो 3 है, इसकी पावर कितनी? 1 है, तो ये 3 यहाँ आ गया और 1 यहाँ आ गया, तो 3/1 बाहर आ जाएगा। तो ये अल्टीमेटली कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स log ऑफ x बेस 2। ये इसके रिजल्ट की मैंने बात कर ली। तो log ऑफ x क्यूब 3 log x बेस 2 रहेगा, कोई दिक्कत? अच्छा, एक प्रॉपर्टी और बड़ी अच्छी है कि log ऑफ a विथ बेस a इज ऑलवेज इक्वल्स 1। इसमें कोई टेंशन नहीं।
लॉग ए विथ बेस ए हमेशा कितना 1। इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि कभी आपको मिल जाए साहब कि log ऑफ 5 विथ बेस 5 ये 1, log ऑफ 2 विथ बेस 2 ये हमेशा कितना हो जाएगा 1, ऐसा हो जाएगा। एक प्रॉपर्टी आपको लिखनी a टू द पावर log ऑफ x विथ बेस a, ये हमेशा हमेशा x हो जाता है। a टू द पावर log x विथ बेस a हमेशा कितना आएगा x। मतलब कहने का ये कि कभी ऐसा कुछ हो जाए कि 5 टू द पावर log ऑफ x विथ बेस 5 लिखा है, बिना टेंशन के आप उसकी जगह x लिख दो, ये वेल प्रूव्ड रिजल्ट्स हैं। एक और log ऑफ 1 किसी भी बेस के लिए हमेशा हमेशा 0 होता है। तो log 1 की वैल्यू कितनी, आज के बाद रट्टा मार लें साहब, log 1 हमेशा हमेशा कितना होगा 0 फॉर एनी बेस। कोई भी बेस है उसके लिए वैल्यू हमेशा कितनी होगी 0 होगी। तो log 1 ऑलवेज 0। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ लिख लें, मेरे ख्याल से इतना बहुत है आपके काम के लिए। 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है, बहुत, इससे आपका काम चल जाएगा। जितने रिजल्ट्स आपको ज़रूरत के हैं वो मैंने लिखवा दिए हैं, सारे प्रॉपर्टीज़ लॉग के मैंने नहीं बताए क्योंकि उसकी आपको ज़रूरत नहीं है ना। तो यहाँ पर आकर के आपका साहब रिलेशन और फंक्शन का काम ख़त्म होता है। तो दिस वन इज़ योर चैप्टर ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शंस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।